अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग पेन और कॉपी साथ में ले लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिख लीजिए। आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा ताकि आप लोग उसका उत्तर दे सकें। तो अपने सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मुझे उम्मीद है उसी में से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आप लोगों को मैं छोटे छोटे वीडियो इसके 3 पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। आपको तो आराम से उन वीडियो को देखना है, पेन और कॉपी का सहारा लेना है और पूरे आंसर लिख के बताने हैं। आपको कहीं अगर लगता है कि सर ये आप प्रश्न आप और बताइए तो मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो अपने 4 अंक का है। सबसे पहले तो अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये 4 अंक का है, यानी आपको इसमें 4 नंबर के सवाल बोर्ड की परीक्षा के अंदर मिलेंगे। अब इन्होंने क्या है, 4 अंक में से 2 प्रश्न आएंगे आपके। एक तो आएगा आपके 1 अंक का और एक प्रश्न आपके आएगा 3 अंक का। तो इस प्रश्न में इस पार्ट में से आपको क्या मिलेगा, एक तो 1 अंक का प्रश्न मिलेगा और एक 3 अंक का प्रश्न मिलेगा। ये 3 अंक का प्रश्न होगा, ये दीर्घ उत्तरात्मक होगा, ठीक है। यानी इसका आपको क्या है, लंबा उत्तर लिखना पड़ेगा। इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन होंगे, एक 1 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। दोनों को मिला के ये 3 नंबर का सवाल बनेगा। समझ गए बात को। तो 1 नंबर का जो प्रश्न होगा वो कौन सा होगा, वो वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अपन प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इस तरह के प्रश्न उत्तर सर बता रहे हैं। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आप लोग उसको नोट डाउन कर लें और आपको उत्तर आता है तो आप हाथों हाथ टिक कर लें। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पे अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल है, अपन मैं प्रश्न लिखूंगा और उसको ऑप्शन भी लिखूंगा आपके सामने। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब अपने सामने ये मैंने 4 प्रश्न लिखे हैं। इन चारों प्रश्नों को आप लोग आराम से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आपको। और आप लोगों को क्या है, उत्तर आता है तो आप मेरे साथ जवाब दीजिए। सबसे पहले है, निम्न में से अनिषेक जनन करने वाला जीव कौन सा है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बिना निषेचन के संतान बनती है। अनिषेक जनन करने वाला जीव है, उसका नाम पूछा है। पहला ऑप्शन है केचुआ। केचुए में तो क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। स्पंज है, इसमें भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। एस्केरिस ऐसा होता है जिसमें भी लैंगिक जनन पाया जाता है। अब पीछे क्या बचती है, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती हैं, अंडे देती हैं और साथ ही अंडे 2 तरह के देती हैं। एक अंडे ऐसे होते हैं जिनके बिना निषेचन के क्या होता है, नई संतान बन जाती है। एक अंडे ऐसे होते हैं जिनके बिना निषेचन के नई संतान बन जाती है। और दूसरे अंडे क्या होते हैं, शुक्राणु के साथ मिलते हैं और युग्मनज बनता है। अब अपन कहते हैं इस युग्मनज को अगर क्या होता है, युग्मनज से लार्वा बनता है या जो लार्वा बनता है उसको रॉयल जेली खिलाएंगे तो क्या होगा, रानी बनेगी। और रॉयल जेली नहीं खिलाएंगे तो श्रमिक बनेगा, ठीक है। और ये जो नई संतान इस अंडे के बिना निषेचन के बनती है उसका नाम होता है राजा या ड्रोन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अनिषेक जनन किस में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी में क्या होते हैं, 2 तरह के अंडे देती है मादा मधुमक्खी। एक अंडे तो बिना निषेचन के नई संतान बना देते हैं और दूसरे अंडे बिना निषेचन के क्या होता है, निषेचन से संतान बनाते हैं। तो अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के अंडाणु किस में परिवर्तित होता है, नई संतान। तो इसका उत्तर होगा मधुमक्खी। अब दूसरा सवाल है, निम्न में से किस में उसके जीवन काल में एक बार पुष्पन आता है। कौन सा ऐसा पादप है जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन करता है। पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है अपने आम, तीसरा ऑप्शन है कटहल, चौथा ऑप्शन है पपीता। आपको पता है कि बांस होता है वो अपने जीवन काल 50 से 100 वर्ष में बाद में एक बार ही पुष्पन करता है और ढेर सारे फल बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा बांस। आम आप हर साल खाते हो, कटहल खाते हो, पपीता खाते हो, इसमें बार बार पुष्पन होता रहता है इन पौधों में, आम में, कटहल में, पपीते में। तो इसका उत्तर होगा अपने बांस। किस किस का सही हुआ बच्चों, ईमानदारी से बताना, ठीक है, कि सर मेरा सही हुआ। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कंद का उदाहरण है। कंद क्या है, कंद मतलब आपको पता है तने का रूपांतरण है, तने का एक भूमिगत रूपांतरण है कंद। कंद का उदाहरण है आलू,
अदरक, हल्दी और शकरकंद। शकरकंद तो आपको पता ही है कि ये जड़ होती है, ठीक है। अब ये अदरक और हल्दी दोनों क्या है, प्रकंद है। क्या है, प्रकंद है। अदरक खाई होगी आपने, टेढ़े मेढ़े आकार की होती है, हल्दी भी टेढ़े मेढ़े आकार की होती है, आलू गोल होता है, आलू है वो कंद का उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रकंद का उदाहरण है। अब प्रकंद का उदाहरण आपको मैंने बताया है, पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा है हल्दी और तीसरा अदरक, और चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा दोनों। अगर आपने ये प्रश्न ध्यान से सुना है तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा कि अदरक और हल्दी दोनों क्या हैं, प्रकंद के उदाहरण हैं। बच्चों अब अपन प्रश्न पढ़ेंगे 5 नंबर, घनकंद का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यानी घनकंद का उदाहरण कौन सा है आपसे पूछा तो आप बताओगे अरबी है, जमीकंद है, आलू है, पहला दूसरा दोनों है। तो घनकंद का उदाहरण जैसे ही आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे भाई अरबी है वो क्या है, एक्चुअल में घनकंद का उदाहरण है, ठीक है। जमीकंद है ये भी घनकंद का उदाहरण है, आलू है वो कंद है, क्या है, आलू है वो कंद है, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ये ध्यान रखना है, घनकंद का उदाहरण होता है अपने अरबी और जमीकंद, ठीक है। फिर उसके बाद जेम्यूल, जेम्यूल का निर्माण है वो अलैंगिक जनन होता है जेम्यूल के द्वारा। तो अपन से पूछा जाता है जेम्यूल का निर्माण किस जंतु में होता है, उसका उदाहरण पूछा है। तो पहला है स्पंज, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन होता है अमीबा और चौथा कॉकरोच। कॉकरोच में तो क्या होते हैं, जेम्यूल नहीं बनता है, अलैंगिक जनन होता है, नहीं होता उसमें। तो अमीबा है, इसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में कलिका बनती है। पीछे ऑप्शन बना है स्पंज, तो आपको इसका उत्तर बताना है। स्पंज है उसमें क्या होता है, जेम्यूल बनते हैं, ये ध्यान रखना है। कौन सा पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्पन उत्पन्न करता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा पादप ऐसा है जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पन उत्पन्न करता है। ये जो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां पाया जाता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके अंदर इसके फूल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, इतने मनमोहक फूल आते हैं। ये 2006 में फूल आए थे, फिर उसके बाद 2018 में फूल आए थे। अब फूल कब आएंगे, 2030 के अंदर आएंगे। तो आपसे पूछा कौन सा पादप है जिसमें 12 सालों में एक बार पुष्पन होता है। पहला ऑप्शन है स्ट्रोबिलियंथस कुनियाना, नीला कुरेंजी भी कहते हैं इसको सामान्य भाषा में। दूसरा ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ या आइकॉर्निया, तीसरा ऑप्शन है एस्प्रेगस, चौथा ऑप्शन है ब्रायोफिलम या पत्थर चिट्टा। तो आपको पता है स्ट्रोबिलियंथस कुनियाना यानी जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, इसमें बहुत ही नीले सुंदर फूल आते हैं। ये जो स्ट्रोबिलियंथस कुनियाना नाम है, ये आपको याद रखना है। इसमें 12 वर्षों में एक बार पुष्प आते हैं। आपसे सन भी पूछे जा सकता है कि 2006 में फूल आए, 12 वर्ष बाद फूल आएंगे 2018 में, 30 अपन फिर 12 वर्ष बाद फूल आएंगे 2030 में, ठीक है। फिर अगला सवाल है पर्ण द्वारा कायिक जनन का उदाहरण बताओ। यानी कौन से पादप है जिसमें पर्ण द्वारा कायिक जनन होता है। यानी ये पत्ती जमीन पे गिरती हैं और इसके किनारों से नया पादप बनते हैं। जैसे ये ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम से क्या होता है, ब्रायोफिलम होता है जैसे ये इसकी पत्तियां होती है जमीन पे गिरती हैं, पत्तियों के किनारों से क्या होती है, अपस्थानिक कलिका निकलती है। ये पत्तियां हैं, ये जमीन पे गिरी और इनके किनारों से अपस्थानिक कलिका निकली है। इस अपस्थानिक कलिका से क्या होगा, एक नया पादप बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक पत्ती होती है उससे बहुत सारे क्या होते हैं, नए पौधे बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिगोनिया। बिगोनिया में ये जो पर्णवृंत होता है और ये जो सिरिकाएं होती है, इन पर्णवृंत और सिरिकाओं से क्या होता है, नए पादपों का निर्माण होता है। तो इस तरह से पर्ण से क्या होता है, ब्रायोफिलम भी सही होगा, बिगोनिया भी सही होगा, और पत्थर चिट्टा है वो ब्रायोफिलम का नाम है। तो पर्ण द्वारा कायिक जनन का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, तो ये अपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। अब अपने 5 सवाल अपन ने और लिखे हैं, इन 5 सवालों को आप ध्यान से पढ़ें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपको चाहिए तो आप लोग इसको नोट डाउन भी करें और उत्तर देने की कोशिश करें। अपन चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा। आप जब बोर्ड की परीक्षा देने जाओगे, अगर आपने ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली इन सवालों की, तो
तो ये सवाल मैंने ढूंढ ढूंढ के बनाए आप लोगों के लिए। आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर मिलेगा और आपके एक में से एक नंबर आएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा आपकी मार्किंग कि हमको इन प्रश्नों में से ये उत्तर आते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। अंडपरजक यानी जो अंडे देने वाले प्राणी है उसका उदाहरण क्या है? ओविपोरस। ओविपोरस मतलब जो अपने समान क्या करते हैं, अपने समान बच्चे नहीं देकर अंडे देते हैं और उन अंडों से फिर बच्चे बनते हैं। पहला ऑप्शन है पक्षी। पक्षी क्या अंडे देता है? दूसरा है मनुष्य। मनुष्य अंडे देता है। तीसरा कुत्ता, चौथा बकरी। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा? पक्षी। पक्षी अंडे देते हैं और अंडों से क्या होता है, नए बच्चे निकलते हैं, चूजे वगैरह। मनुष्य अपने समान छोटे बच्चे विकसित करता है। कुत्ते से छोटा कुत्ता भी बनता है। और बकरी होती है, वो बकरी छोटी बकरी को पैदा करती है, बकरे को पैदा करती है। तो ये तीनों तो कैसे हैं? सजीव परजक प्राणी है। कैसे हैं? सजीव परजक प्राणी है। अब दूसरा है, अगला क्वेश्चन आ गया है जो विविपोरस है। विविपोरस का मतलब होता है सजीव परजक। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने समान संतान उत्पन्न करता है? पहला पक्षी। पक्षी तो आपके सामने ऑप्शन आ ही गया है कि ये क्या है, ये आपको बताना है अंडपरजक है। मेंढक भी क्या करता है? अंडे देता है और बाह्य निषेचन होता है। फिर उसके बाद मछली। मछली भी अंडे देती है। और मनुष्य क्या करता है? अपने समान बच्चे विकसित करता है। और इस तरह से इसका उत्तर होगा, क्या होगा? मनुष्य। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी आप जो मेल नहीं खा रहा है? पहला ऑप्शन है अंडाशय है, उससे फल भित्ति बनती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है? ये आपके है अंडाशय। अंडाशय से क्या बनेगा? ये फल बन जाएगा। अंडाशय इससे क्या बनेगा? इस तरह से ये फल बन जाएगा। तो अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद बीजांड होता है, उस बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, फिर इसके अंदर युग्मनज होता है, उससे भ्रूण बनेगा। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। अंड कोशिका से भ्रूण पोष नहीं बनता है। अंड कोशिका से भ्रूण पोष नहीं बनता है। ये बनता है द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक से। ये किससे बनता है? द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक से बनता है। ये द्विगुणी द्वितीयक केंद्रक होता है, उससे बनता है। तो ये ऑप्शन आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। अंड कोशिका से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण बनेगा। फिर उसके बाद मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन का उदाहरण है। मुकुलन किस में बनता है? मुकुलन आपको बताना है ईस्ट में बनता है। किस में बनता है? ईस्ट में क्या होता है? ये ईस्ट है, इसके अंदर एक छोटी सी बर्ड विकसित होती है। ये छोटी सी बर्ड फिर क्या करती है? एक नए ईस्ट का निर्माण करती है। तो ईस्ट द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। ये ध्यान रखना, इसमें छोटी कलिका बनती है जो अपने समान बाद में बड़ी हो जाती है। अमीबा है, उसमें द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। पैरामीशियम, इसमें द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। और केचुआ है, उसमें आपको बताइए लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब कलिका। कलिका के निर्माण द्वारा कायिक जनन क्या हो, किस में होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामीशियम और चौथा है कॉकरोच। ठीक है, कलिका किस में बनती है? तो अपने को पता ही है, ये हाइड्रा है। इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है? हाइड्रा के अंदर एक छोटी सी कलिका बनती है। फिर इस कलिका से क्या होता है? एक बड़ी थोड़ा आकार बनता है और इस तरह से नया हाइड्रा बनता है। और ये हाइड्रा टूट जाता है या इसी पर लगा रहता है और कॉलोनी बनाता है। तो हाइड्रा में कलिका द्वारा, यानी मुकुलन है। क्या है? मुकुलन ही एक तरह से। तो हाइड्रा में कलिका द्वारा निर्माण, कलिका का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन या कायिक जनन होता है। तो इसका उत्तर होगा अपने हाइड्रा। अमीबा में वही द्विविखंडन बहुविखंडन, पैरामीशियम में द्विविखंडन और कॉकरोच में लैंगिक जनन। ये अपने ध्यान रखना। अब आपको ये क्वेश्चन है, इनको नोट आउट कर लेना है और इनको याद करना है। इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर मिलेगा बच्चों। आप लोग आराम से इसको पढ़ो और इसको आगे फॉरवर्ड भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो बच्चों। फिर मैंने 5 सवाल लिख दिए ब्लैक बोर्ड पे। अब आप लोग ईमानदारी से इसको उत्तर देने की कोशिश करना और मुझे बताना कि आप लोगों को सही उत्तर है कि नहीं है। ठीक है, अब ईमानदारी से अपने 5 नंबर देना कि 5 में से आपके कितने आते हैं। अगर आप लोगों को 5 सवाल के उत्तर आते हैं तब तो आपकी तैयारी अच्छी है, और 5 में से आपको एक भी उत्तर नहीं आता तो आपकी तैयारी बहुत ही खराब है। अपनी तैयारी को बढ़ाओ, इंप्रूवमेंट करो, ध्यान से सवाल पढ़ो। पहला सवाल है सलकंद का उदाहरण है।
सलकंद का प्याज, अरबी, लहसुन या उपरोक्त फर्स्ट सेकंड दोनों। टिप्पा मत मारना, ईमानदारी से उत्तर देना। फिर उसके बाद ऊपरी भूस्थली का उदाहरण क्या है? ऊपरी भूस्थली दूब घास है, स्ट्रॉबेरी है, पुदीना है, जलकुंभी है, ऊपरी भूस्थली। फिर उसके बाद बंगाल का आतंक, महाविपत्ति, समुद्री शोक का उदाहरण, तीनों नाम एक ही है। चाहे बंगाल का आतंक कह दो, चाहे महाविपत्ति के नाम से जान दो, या समुद्री शोक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ, दूसरा ऑप्शन है आइकोर्निया, तीसरा ऑप्शन है जलकुंभी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के तीनों राइट हुए होंगे। किस किस के तीनों राइट हुए हैं? बच्चे बोले हमारे सबके हुए, वेरी गुड बच्चों। फिर भूस्थली का उदाहरण क्या है? स्ट्रॉबेरी है, जलकुंभी है, पुदीना है, दूब घास है। फिर उसके बाद भूस्थली है और ये भूस्थलिका है। क्या है? भूस्थली है और ये भूस्थलिका है। उसका उदाहरण क्या है? जलकुंभी, पुदीना, दूब घास, स्ट्रॉबेरी। अब मेरी गारंटी कि बहुत ही कम बच्चों के क्या हुए होंगे, 5 में से 1-2 सवाल गलत हुए होंगे, बाकी सबके राइट हुए होंगे। हंसने की बात नहीं है, सही है, तुम लोग पढ़े ही करते हो, ठीक है। तो सलकंद का उदाहरण अपने आते दिमाग में आ गया कि प्याज और लहसुन दोनों क्या है? सलकंद है। अरबी तो अपने को पता ही है क्या है, गनकंद है। क्या है? गनकंद है। तो आपसे पूछा अरबी है, जमीकंद क्या है? गनकंद है। तो प्याज और लहसुन दोनों क्या हो गए? सलकंद। तो उत्तर होगा इसका, किस किस का सही हुआ? सबका सही हुआ, वेरी गुड। क्योंकि आप लोगों को पता लग गया कि सर लिख रहे हैं उपरोक्त फर्स्ट और थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड सही होगा। ऊपरी भूस्थली का उदाहरण है, यानी कि जमीन के ऊपर, जमीन के सतह के ऊपर कौन सा पौधा वृद्धि करता है? जमीन के समानांतर वृद्धि करता है, जमीन के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। दूब घास देखिए आपने, साइनोडोन, डेक्टाइलॉन, ये जमीन के ऊपर ही जमीन के समानांतर वृद्धि करती हैं। स्ट्रॉबेरी ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉबेरी जमीन के अंदर समानांतर वृद्धि करती हैं, ठीक है। पुदीना होता है ये तिरछी वृद्धि करता हुआ बाहर निकलता है। जलकुंभी होती है, ये क्या होती है? ऐसे बड़ा सा तालाब है उसके अंदर पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, ये जैसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? तने पाए जाते हैं। इनके ऊपरी भाग से पत्तियों का गुच्छा निकलता है और निचले भाग से क्या निकलती है? जड़ें निकलती हैं पर्वसंधियों से। बंगाल का आतंक, तो इसका उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, दूब घास है। क्या है? दूब घास है। ये दूब घास है, ऊपरी भूस्थली का उदाहरण है। ऊपरी मतलब ऊपर, भूमि के ऊपर, समानांतर, ठीक है। फिर बंगाल का आतंक, यानी किसको कहते हैं? बंगाल का आतंक, व्हाइट वाटर हाइसिंथ, ये इंग्लिश में नाम है जलकुंभी का। जलकुंभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ। और इसका बॉटनिकल नेम हो गया आइकोर्निया। तो इस तरह से उपरोक्त सभी उत्तर सही होगा। अब क्या है कि ये बड़े बड़े जलाशय या तालाब के अंदर पाया जाता है वाटर हाइसिंथ। ये क्या करता है? इसके ऊपर फैल जाता है और इसकी बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और ये पूरे जलाशय को क्या करता है? ढक लेता है, जिससे इस जलाशय के अंदर प्रकाश नहीं जा पाता है। इसके अलावा जलाशय है उसकी सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है। ऑक्सीजन सोखने के कारण और प्रकाश अवशोषण के कारण जल में जो मछलियां होती है वो मर जाती हैं। जल की बीओडी ये कम कर देता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर देता है, सारी ऑक्सीजन को चूस लेता है। तो इस तरह से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है भूस्थली का उदाहरण है। भूस्थली का उदाहरण आपको मैंने अभी यहाँ बताया, जमीन के अंदर ही जमीन के समानांतर वृद्धि करता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी। और जलकुंभी है, ये है भूस्थलिका। क्या है? भूस्थलिका। पुदीना है, ये है, अपन कहेंगे कि पुदीना, और किसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो ये पुदीना अंत भूस्थली का उदाहरण है। किसका है? अंत भूस्थली का उदाहरण है, ये ध्यान रखना, अंत भूस्थली, ठीक है। और उसके बाद दूब घास आपको पता ही ऊपरी भूस्थली का उदाहरण है। तो ऊपरी भूस्थली है, उसका उदाहरण क्या है? दूब घास है। अंत भूस्थली का उदाहरण क्या है? पुदीना है। जलकुंभी किसका उदाहरण है? भूस्थलिका। और स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है? भूस्थलिका, ठीक है। ये है का, इसका मतलब जलकुंभी, का रखा है भूस्थली मतलब स्ट्रॉबेरी, ये अपने ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कितने सही हुए हैं? 5 में से 5 सही सवाल हुए हैं या नहीं हुए हैं? नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अपने हिम्मत रखो बच्चों, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपने ये 5 क्वेश्चन फिर मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ें। इस बार थोड़े सवाल अटपटे हैं,
आपको सवालों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उत्तर भी ध्यान से देना पड़ेगा। सवाल अपने सामने बहुत सरल सरल भी है, लेकिन ये भारी सवाल भी बन जाते हैं कभी कभी सरल सवाल। आप लोग सोच रहे नहीं और उत्तर दे देते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान से उत्तर देना है। आप लोग सवाल देख लो ध्यान से, अपन फिर चर्चा करेंगे। निम्न में से एक लिंगी प्राणी नहीं है, यानी ऐसा कौन सा प्राणी है जो एक लिंगी नहीं है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, नर और मादा अलग अलग प्राणी होते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, नर अलग है और मादा क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे प्राणियों को कहते हैं एक लिंगी प्राणी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा केचुआ, तीसरा कॉकरोच, चौथा है कबूतर। अब आपको इसमें उत्तर ढूंढना है कि कौन सा एक लिंगी प्राणी नहीं है। आपके दिमाग में उत्तर स्ट्राइक कर गया होगा। आप लोग सोचिए कि एक लिंगी प्राणी कौन सा नहीं है। नहीं है तो ठीक है। अब अपना अगला सवाल अपन है, निम्न में से द्विलिंगी प्राणी नहीं है। द्विलिंगी मतलब जिसमें नर जन्नांग भी होंगे, मादा जन्नांग भी होंगे, उसको कहते हैं द्विलिंगी प्राणी। एक ऐसा प्राणी जिसमें नर जन्नांग भी हो और मादा जन्नांग भी हो। जैसे अपन टैप वर्म को देखते हैं, इसमें नर जन्नांग भी होते हैं, मादा जन्नांग भी होते हैं। ठीक है, तो अपने से पूछा है कि द्विलिंगी प्राणी नहीं है। पहला है केचुआ, दूसरा स्पंज, तीसरा टैप वर्म और चौथा है कॉकरोच। अब इसमें से द्विलिंगी प्राणी कौन सा नहीं है, आप लोगों ने सोच लिया, उत्तर बताना आप लोगों को। निम्न में से एक लिंगी पादप नहीं है, यानी ऐसा कौन सा पादप है जो एक लिंगी नहीं है। जैसे कारा है, ये एक तरह का क्या है, कवक है, अपन क्या शैवाल है, सॉरी मार्केंसिया है, ये भी एक शैवाल है, पपीता है, खजूर है। इन चारों में से एक लिंगी कौन सा नहीं है, समझ गए। फिर उसके बाद में है, निम्न में से द्विलिंगी पादप नहीं है, कारा, पपीता, कुकुरबिटा और नारियल। इसमें आपको उत्तर बताना है कि कौन सा एक द्विलिंगी पादप नहीं है, ये अपने को उत्तर बताना है। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सी अवस्था में पुष्प बनना और फल बनने की क्रिया होती है। पौधे के अंदर ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें पुष्प भी बनते हैं और फल भी बनते हैं। बार बार, एक बार पुष्प बन गए, दूसरी बार पुष्प बन गए, 4 बार, 100 बार पुष्प बन गए, यानी किशोर अवस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है। वयस्क अवस्था को जनन अवस्था भी लिखा है, प्रौढ़ अवस्था होती है या उपरोक्त सभी। तो आपको कौन सी अवस्था के अंदर पुष्प बनते हैं। अब आप लोगों ने पांचों प्रश्नों के उत्तर मेरे हिसाब से सोच लिए होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको मैं बताता हूं इनके उत्तर। आपके उत्तर ABCD आप लिख लो, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद अपन आगे लिखेंगे। तो पहला अपन के सामने सवाल आ गया है, निम्न में से एक लिंगी प्राणी नहीं है। तो अपने को पता है मानव एक लिंगी होता है। फिर उसके बाद कॉकरोच है, उसमें नर कॉकरोच अलग होता है, मादा कॉकरोच अलग होता है। नर कॉकरोच है, उसमें से 2 गुदालूम पाए जाते हैं और गुदा सिटी पाए जाते हैं। और मादा कॉकरोच के अंदर गुदालूम और गुदा सिटी में से केवल एक ही संरचना पाई जाती है। कबूतर है, उस कबूतर में नर कबूतर होता है और मादा कबूतर होता है। नर कबूतर पे यहाँ पे एक बड़ी सी क्या होती है, धानी होती है, जिसके कारण वो पहचाना जाता है नर है। और मादा कबूतर की गर्दन बिल्कुल सीधी होती है। फिर उसके बाद है केचुआ। केचुए में क्या होता है, केचुए के अंदर नर जन्नांग भी होते हैं। ये जैसे 14वां खंड है, इसमें अंडाशय है। जैसे ये 16वां 17वां खंड है, इसके अंदर अपन कहेंगे 14वें से 17वें खंड तक वर्षण भी है। तो केचुए के अंदर क्या होते हैं कि केचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है। केचुआ कैसा प्राणी होगा, द्विलिंगी प्राणी है। तो एक लिंगी प्राणी नहीं है, इसका उत्तर अपने को पता ही है क्या है, आप लोगों को बता दोगे। इसका उत्तर मैंने केचुआ दिया है, इसका मतलब केचुआ कैसा प्राणी है, द्विलिंगी। तो इन्होंने पूछा द्विलिंगी प्राणी नहीं है, स्पंज भी द्विलिंगी है, टैप वर्म भी द्विलिंगी है, कॉकरोच एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, फिर उसके बाद निम्न में से एक लिंगी पादप नहीं है। अब ये जो कारा है, ये कारा शैवाल होता है, ये अपने होता है द्विलिंगी। कैसा होता है, द्विलिंगी, यानी इसमें नर जन्नांग मादा जन्नांग दोनों होते हैं। मार्केंसिया में नर अलग होता है, मादा अलग होता है। आपकी पुस्तक के अंदर एक हरा चित्र बना हुआ है इस तरह से, उसमें ये नर जन्नांग बने हुए हैं और इस तरह से इसके पास में मादा जन्नांग है। पपीता, एक नर पपीता होता है जिसमें नर पुष्प आते हैं और दूसरा मादा पपीता होता है जिसमें मादा पुष्प आते हैं। खजूर में भी एक नर खजूर होता है जिसमें नर पुष्प आते हैं और दूसरे खजूर में मादा पुष्प आते हैं। तो खजूर है, पपीता है, ये एक लिंगी है।
मार्केंसिया एक लिंगी है, लेकिन ये कारा द्विलिंगी है। ठीक है, फिर उसके बाद निम्न में से द्विलिंगी पादप नहीं है। पहला है कारा। कारा आपको पता है द्विलिंगी है। कुकुरबिटा द्विलिंगी होता है, नारियल द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता, पपीता क्या है, एक लिंगी है। कैसा है, एक लिंगी है। कुकुरबिटा और नारियल है, इसमें नर पुष्प भी होते हैं, मादा पुष्प भी होते हैं और उभयलिंगी पुष्प भी होते हैं। तो अपन कहते हैं नर पुष्प भी हो सकते हैं, मादा पुष्प भी हो सकते हैं, उभयलिंगी होता है, तो इनको उभयलिंगी श्राई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, उभयलिंगी श्राई कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें तीनों प्रकार के होते हैं, उनको कहते हैं सर्वलिंगी। अब निम्न में से कौन सी अवस्था में पुष्प बनते और फल बनते हैं, तो आपको बताना है किशोर अवस्था में तो क्या होता है, शरीर का कायिक विकास होता है। और जनन अवस्था के अंदर क्या होता है कि इसमें पुष्प बनेंगे तभी तो वो जनन करेगा। तो वयस्क अवस्था का मतलब ऐसी अवस्था जिसके अंदर, जैसे वयस्क हो गया, कोई एडल्ट हो गया, इसका मतलब वो क्या करेगा, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। तो पुष्प बनना और फल बनना कौन सी अवस्था में होता है, वयस्क अवस्था के अंदर होता है। आप लोगों कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो देखें। इसमें अपन 50-60 क्वेश्चन करेंगे, वो आपके आगे कोई भी कंपटीशन होगा, आप जब भी नीट का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर ये जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन अपने क्या है कि लगभग 28 तक पहुंच गए। अपन इसके 50-60 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50-60 क्वेश्चन में से आपको क्या है, एक सवाल मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो कि हम 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, इतनी मेहनत क्यों, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो बच्चों ये जो सवाल है वो आप आगे जब नीट का एग्जाम दोगे तो आपको ये सवाल मिलेंगे, क्योंकि नीट है उसमें से क्या होता है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई और आरबीसी की जो बुक्स है वो सेम है एनसीईआरटी की। तो ये जो सीबीएसई आरबीसी की जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है, और सीबीएसई और आरबीसी, एनसीईआरटी और नीट में इसी में से क्वेश्चन आता है, एक भी सवाल बाहर नहीं आता है। तो आपको ये 50 से 60 क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप कोई कंपटीशन दोगे तब। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह से ये 50 सवाल कट के हमको 1 नंबर मिला है और हमारा फ्यूचर है वो चमक चुका है। अगला सवाल है, मौसमी प्रजनक का उदाहरण है, यानी एक विशेष ऋतु के अंदर क्या करते हैं, जो जनन करते हैं उनको कहते हैं मौसमी प्रजनक। एक विशेष ऋतु आती है, जब मौसम आता है उस समय वो जनन करते हैं, बाकी पूरे साल भर वो जनन नहीं करते हैं। पहला है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, तीसरा ऑप्शन है बंदर, और चौथा है कपी। कपी में आते हैं चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ये कपी है, ये चिंपैंजी और गोरिल्ला। ठीक है, ये आपने देखे होंगे, कपी मतलब एप्स होते हैं, ये क्या है, ये प्राइमेट्स है, बंदर भी प्राइमेट्स है और मनुष्य भी प्राइमेट्स है। यानी पूछा जाता है मौसमी प्रजनक, तो मनुष्य तो पूरे साल भर बच्चे पैदा करता है, बंदर भी पूरे साल भर बच्चे पैदा करता है, ये कपी भी पूरे साल भर बच्चे पैदा करता है, लेकिन पक्षी एक विशेष ऋतु आने पर अंडे देता है। एक विशेष ऋतु होती है, उस ऋतु के आने पर क्या करते हैं, पक्षी अंडे देते हैं। तो अपने का इसका उत्तर होगा पक्षी। आप लोगों के मन में सवाल आता है कि सर कुछ लोग तो मुर्गी है उसके अंडे पूरे साल भर खाते हैं, तो कुछ लोग तो मुर्गी के अंडे साल भर खाते हैं, क्या उसमें मुर्गी साल भर अंडे देती है? नहीं, मुर्गी के अंदर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, उनको ऐसा आहार दिया जाता है, ऐसे हार्मोन दिए जाते हैं जिसके कारण वो पूरे साल भर अंडे देती है, तब वो सतत प्रजनक हो जाती है। लेकिन अपन पक्षी, सारे पक्षी लिख दिए अपन ने, तो पक्षी लिखते ही आपके मन में सवाल आ जाएगा कि पक्षी मौसमी प्रजनक है। अपन ने मुर्गी की बात नहीं की, मुर्गी भी मौसमी प्रजनक होती है। बात है कि लोग अपने व्यापार के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए उसको सतत प्रजनक में बदल देते हैं। अगला सवाल है, सतत प्रजनक का उदाहरण लिखो, जो कि लगातार जनन करते हैं। उसमें मनुष्य, फिर उसके बाद कुत्ता, फिर प्राकृतिक वन्य परिस्थिति में रहने वाले स्तनधारी और पक्षी। इसमें से आपको सतत प्रजनक बताना है। तो पक्षी तो आपके सामने मौसमी प्रजनक है। कुत्ता भी आपने देखा होगा, जब बारिश होती है उस समय क्या करता है, किसी अपने मादा के पास जाता है। और प्राकृतिक वन्य परिस्थिति में रहने वाले स्तनधारी हैं, ये आपको ऑप्शन बड़ा लगा, आपने सोचा ये उत्तर होगा। तो प्राकृतिक वन्य परिस्थिति में कौन रहता है, शेर रहता है। कौन रहता है, शेर रहता है। इसके अलावा चीता रहता है, लोमड़ी रहती है, ये सब स्तनधारी हैं। इन सब के अंदर क्या होता है,
एक विशेष ऋतु होती है तब ये जनन करते हैं, पूरे साल भर ये जनन नहीं करते हैं। शेर, चीता, लोमड़ी एक विशेष ऋतु में। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य। मनुष्य पूरे साल भर क्या करता है, जनन करता है। ठीक है। फिर अगला सवाल है, निम्न में से मध्य चक्र किस में नहीं पाया जाता है, यानी मध्य चक्र किस में नहीं पाया जाता है। मध्य चक्र एक ऐसा चक्र होता है जिसमें मादा के जो योनि भाग है उससे बहुत कम रक्त स्त्राव होता है। मादा के योनि भाग से बहुत कम रक्त स्त्राव होता है। इसके अलावा जब मादा किसी नर के साथ संभोग करती है उसके बाद अंडो उत्सर्ग होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। एक तो योनि भाग से अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव नहीं होगा, यानी अंदर जो गर्भाशय और योनि है उसमें टूट फूट कम होती है, इसको कहते हैं मध्य चक्र। दूसरा कि मादा जब उत्तेजित हो जाती है और नर के साथ क्या करती है, मैथुन करती है, उसके बाद अंडो उत्सर्ग होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो निम्न में से मध्य चक्र किस में नहीं पाया जाता। मध्य चक्र को कहते हैं ओएस्ट्रेस साइकिल। ये गाय है, इसमें मध्य चक्र होता है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें रक्त स्त्राव होता नहीं है। भैंस है, चूहा है, इस सब में मध्य चक्र होता है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक चक्र होता है जिसका नाम होता है ऋतु स्त्राव चक्र, या इसको कहते हैं एस्ट्रेस साइकिल। क्या कहते हैं, अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं एस्ट्रेस साइकिल। बच्चों ध्यान रखना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ऋतु स्त्राव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ये चक्र किस में नहीं पाया जाता है, तो इस मनुष्य के अंदर कौन सा चक्र होता है, ऋतु स्त्राव। ठीक है। अब अगला सवाल, ऋतु स्त्राव चक्र किस में नहीं पाया जाता है। कुत्ता मध्य चक्र पाया जाता है, मनुष्य ऋतु स्त्राव चक्र पाया जाता है, बंदर में भी अपने कौन सा पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। फिर उसके बाद बंदर में ये पाया जाता है ऋतु स्त्राव, और एप्स में भी ऋतु स्त्राव। तो इसका उत्तर होगा कुत्ता। क्या होगा, कुत्ता। कुत्ते के अंदर कौन सा चक्र होता है, कुत्ते के अंदर आपको बताना मध्य चक्र होता है। बाकी मनुष्य, बंदर और एप्स है, ये ऐसे प्राणी है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है। ये अपने तीनों प्राइमेट्स है। क्या है, प्राइमेट्स है। इन प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, कौन सा साइकिल पाया जाता है, ऋतु स्त्राव साइकिल पाया जाता है। अब समयुग्मकी का उदाहरण बताओ। समयुग्मकी मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आकार और आकृति में समान हो। जैसे ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और आकृति में समान होते हैं, ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और आकृति में समान है, तो उसको कहते हैं समयुग्मकी। जो फ्यूकस है, उस फ्यूकस में ये मादा युग्मक इतना बड़ा होता है और नर युग्मक इतना छोटा होता है। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, समान आकृति और आकार के होते हैं। मनुष्य में नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक बड़ा होता है। मछली में भी नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक बड़ा होता है। तो इसका उत्तर होगा क्लेडोफोरा। ये अपने ध्यान रखना। 5 सवाल मैंने लिखे हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, 28 सवाल तक अपन पहुंच चुके हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं। और हमने फिर 5 सवाल आपके सामने पेश कर दिए हैं। पहला सवाल है, विषम युग्मकी का उदाहरण है। विषम युग्मकी का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आकार और आकृति में समान होते हैं तो उसको कहते हैं समयुग्मकी। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक आकार और आकृति में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, तो उसको कहते हैं विषम युग्मकी यानी एनाइसोगैमस। पहला है मनुष्य, दूसरा है फ्यूकस, तीसरा है पक्षी और चौथा उपरोक्त सभी। तो अपने इसमें विषम युग्मकी का उदाहरण आपसे पूछते ही आप तुरंत बताओगे मनुष्य है, वो विषम युग्मकी का उदाहरण है। क्या है, विषम युग्मकी का उदाहरण है। फ्यूकस है, वो भी विषम युग्मकी का उदाहरण है। पक्षी भी विषम युग्मकी का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी होगा इसका उदाहरण। ठीक है। फिर बाह्य निषेचन का उदाहरण है, यानी शरीर से बाहर किसी माध्यम के अंदर निषेचन होता है तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। जब शरीर से बाहर किसी माध्यम में निषेचन होता है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। उसका उदाहरण नहीं है उभयचर। उभयचर में मेंढक आता है। मेंढक में निषेचन जल में होता है। मेंढक में निषेचन कहाँ होता है, शरीर से बाहर जल में होता है। शैवाल, शैवाल है, उसके अंदर भी निषेचन होता है, वो शरीर से बाहर जल में होता है। मछली, मछली में भी शरीर से बाहर निषेचन होता है जल में। लेकिन मनुष्य है, उसमें निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी का भाग होता है, उसमें निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है, मनुष्य में।
इन सब में बाह्य निषेचन होता है, तो इसका उत्तर होगा मनुष्य। क्या होगा? मनुष्य। फिर आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है, पहला ऑप्शन है मनुष्य। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, गाय में आंतरिक निषेचन होता है, भैंस में आंतरिक, मेंढक में निषेचन शरीर से बाहर जल में होता है। अलैंगिक चल बीजाणु का उदाहरण क्या है? अलैंगिक चल बीजाणु आपकी बुक के अंदर एक हरा हरा ऐसा ये क्लेमाइडोमोनास का चित्र दे रखा है। इसमें बहुत सारे ऐसे जू स्पोर्स है जो गतिशील है, सूक्ष्मदर्शी संरचना है, ये मुक्त होते हैं और क्या करते हैं, ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं और क्या करते हैं, नए पादपों का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास है, उसमें क्या होते हैं, अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं। पेनिसिलियम में उसमें कोनिडिया द्वारा जनन होगा। मार्केंसिया है, उसके अंदर युग्मक बनेंगे। कारा के अंदर भी आपको बताना युग्मक बनेंगे। अब अगला सवाल है, द्विविखंडन द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? अमीबा। अमीबा में ये अमीबा है, ये टूटता है और दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी दो भागों में टूटता है और दो पैरामीशियम बन जाते हैं। युग्लिना होता है, उसमें भी क्या होता है कि ये दो भागों के अंदर टूटता है और दो युग्लिना बन जाते हैं इस तरह से। तो युग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तीनों के अंदर क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने 5 सवाल और पढ़ लिए हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सवाल का उत्तर क्या होगा। अब मैं ये इसमें 33 सवाल लिखूंगा इस वीडियो के अंदर, वीडियो लंबा हो जाएगा अपने ज्यादा, तो अपन के पार्ट 2 बनाएंगे। उस पार्ट 2 में आपको बाकी के जो 27-28 सवाल है उनकी चर्चा करेंगे और बड़े सवाल भी मैं लिखाऊंगा पार्ट 2 के अंदर। तो अपन इस पहले चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाएंगे। और प्ले लिस्ट है, उसके अंदर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दे दूंगा, उसमें सारे प्रश्न है, उनको आप पढ़ सकते हो आराम से। जितने भी अपन ने प्रश्न लिखे उन सब प्रश्न के मैंने वीडियो, बड़े बड़े वीडियो बना रखे हैं पहले चैप्टर के पूरे। थैंक यू बच्चों, आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।